है ग्रास रूट सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी। जन साधारण से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन तथा लोकतंत्र। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन साधारण से जुड़े सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। कि हमें ये बताना है कि हमारे जो आम जनता है उनसे जुड़े हुए क्या क्या सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, आरती जरा 1 बाय 1 पढ़ दे बेटा इसको। ओके मैम। सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन की प्रासंगिकता। अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को कमोबेश एक ही रूप में लिया जाता है, उन सामूहिक प्रयासों को छोड़ के जो कि मुख्य तौर पर और अब तक लौकिक सत्ता के संबंध में व्यक्तित्व परित्राण तक ही परिसीमित है तथा सामाजिक संरचना और भीतरी के साथ साथ परस्पर सामुदायिक संबंध में ताल्लुक नहीं रखते। सब सामूहिक कार्यवाहियों को सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों से जोड़ा जाता है, परंतु वही आंदोलन जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हुए सामाजिक संबंध के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह राजनीतिक आंदोलन का लक्षण धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए संस्कृतिकरण हेतु समुदाय का सामूहिक संघर्ष हालांकि सामाजिक आंदोलन है, वह वर्तमान सत्ता संबंध को भी चुनौती देता है, क्योंकि ऐसा समुदाय न सिर्फ ऊंची परिस्थिति की अधिकार मांग करता है बल्कि प्रभुत्व जमाने वालों से प्रतिस्पर्धा भी करता है। यहाँ पिछड़ी जाति आंदोलन का उदाहरण सामने है। रूडोल्फ हैबरली 1951 का तर्क है कि सभी आंदोलनों के परिणाम राजनीतिक ही होते हैं, यदि उनके सदस्य राजनीतिक सत्ता हेतु संघर्ष न करे तो भी। तथापि आंद्रे गुंदर फ्रॉक व मार्ता पुंटेज 1987 जैसे कुछ विद्वान सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन के बीच भेद करते हैं। उनके अनुसार पूर्ववर्ती हमने पढ़ा। राज्य सत्ता है संघर्ष नहीं करता। सामाजिक आंदोलन राज्य सत्ता की बजाय अधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर है और राजनीतिक सत्ता सिर्फ राज्य में ही स्थित होती है। इन लेखकों के अनुसार सामाजिक आंदोलनों का उद्देश्य सामाजिक बदलाव होता है। भागीदार जन सामाजिक न्याय पाने के लिए संगठित हो जाते हैं, यही अभिधारणा संदिग्ध है। राजरानी आवाज नहीं आ रही थी आपको? आवाज देखो, हमें तो आ रही थी। मैम आपकी तो आ रही है लेकिन वो आरती की नहीं आ पा रही है आवाज। चलो कट रहा है कि क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ देती हूँ। देखो, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनको क्या है, जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है इनको एक ही रूप में लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि सामूहिक प्रयासों को छोड़कर जब हम मुख्य तौर पर अलौकिक सत्ता के संबंध में व्यक्तिगत परिणाम तक परिसीमित है, जबकि सामाजिक संबंध के परस्पर सामुदायिक समताल्लुक ने इसने ये बोला कि यहाँ पर हम सामाजिक प्रयासों को छोड़कर कुछ राजनीतिक यानी कि अलौकिक जो सत्ता है उससे संबंधित भी आंदोलन यहाँ पर हुए हैं। सामाजिक संरचना जो हुई है उसके साथ साथ जो सामाजिक संबंध है उनमें ताल्लुकात नहीं रखते, बल्कि सामाजिक कार्यवाही आंदोलनों से जोड़ा। देखो, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज आपको नहीं करनी, आपको करना है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। जो सामाजिक आंदोलन है वो तो समाज में सब लोगों के सामाजिक प्रयास के कारण हुए हैं, और कुछ जो राजनीतिक आंदोलन है उनमें भी लोगों को क्या है, कुछ व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन्होंने क्या है ये आंदोलन करवाए। आंदोलन जब सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करते हुए सामाजिक संबंध के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह राजनीतिक आंदोलन का लक्षण धारण कर लेता है। यानी कि जब एक सामाजिक आंदोलन सबके जीवन को प्रभावित करता हो, यानी कि कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें सारी जनता का जीवन प्रभावित होता है। तो जब वह सारी जनता के जीवन से प्रभावित होते हुए निकल के जाता है तो वह राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। यानी कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर छोटे स्तर पर जब आंदोलन होता है तो कोई साथ नहीं आता, जब वह बड़े स्तर पर आंदोलन हो जाता है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी उसमें शामिल हो जाती हैं अपने प्रॉफिट को लेकर। यहाँ पर पिछड़ी जाति के आंदोलन का उदाहरण दिया गया है, जिसमें रुडोल्फ हैबरली का तर्क है कि सभी आंदोलनों के परिणाम राजनीतिक ही होते हैं। ये बात सही है, कोई भी आपसे राजनीतिक दल आपके आंदोलन से जुड़ता है तो वो आगे अपनी वोट बैंकिंग के लिए जुड़ता है। ठीक है, ये आप क्या है, ये आंदोलन आपके अगर अंग्रेजों के टाइम के होते थे तब भी कुछ ऐसा ही था।
उनके अनुसार जो पूर्ववर्ती राज्य हैं सत्ता हेतु संघर्ष नहीं करता, सामाजिक आंदोलन राज्य सत्ता की बजाय अधिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते थे। लेकिन स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन हुए उसमें सारे के सारे, चाहे वह राजनीतिक तौर पर था, चाहे वह सामाजिक तौर पर था, उन सबका एक ही उद्देश्य था, भारत की आज़ादी। ठीक है, वहां पर सिर्फ राजनीतिक सत्ता राज्य ही स्थापित नहीं करना था, वहां पर था भारत को आज़ादी, स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे लोग। भागीदारी और जन सामाजिक न्याय पाने के संगठित हो जाते हैं, यही अभिधारणा संदिग्ध है, यही थीसिस है। समाज व राज्य, इसी कारण सामाजिक व राजनीतिक सत्ता समान नहीं है। समकालीन विश्व में सामाजिक सत्ता एवं राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर करना वास्तविकता को छिपाना और राजनीतिक प्रोसेस की जटिलताओं को अनदेखा करना है। अब देखो यहाँ पर बताया गया है, जो हमारी सोसाइटी है और जो स्टेट है, वहाँ पर जितने भी सामाजिक और राजनीतिक सत्ता थी उनको क्या है, एक समान नहीं माना है, बल्कि जो विश्व है उसमें सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच अंतर करना वास्तविकता को छिपाना है, राजनीतिक प्रोसेस की जटिलताओं को अनदेखा करना है। राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों तक ही शामिल नहीं होती, यह न्याय और अन्याय के भाव से संबंधित मुद्दों को लेकर चलने वाले आंदोलनों के राजनीतिक परिणाम होते हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने पर अभिभावी अधिपत्य एवं प्रभुत्व के संबंधों, जायदाद के संबंधों, सत्ता संबंधों पर सवाल करते, अनुभूति विरोधियों के विरुद्ध पहचान का संघर्ष, न्यायार्थ संघर्ष आदि में राजनीतिक सत्ता हथियार लेना अथवा उन पर प्रभाव डालना शामिल होता है। देखो बेटा, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको ये ऐसे करना है, एक बार फिर से रिव्यू दे रही हूँ, फिर दूसरे इसको समझाऊंगी। सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है, उन दोनों का क्या है हमारे समाज पर, उसके ऊपर क्या है प्रभाव पड़ा है। अगर एट प्रेजेंट देखें तो जो जन आंदोलन, जो समाज का आंदोलन ज़्यादा सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तो वह राजनीतिक आंदोलन बन जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज उसमें आ जाती हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो आज़ादी से पहले जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए उनमें लोगों का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, उनका सिर्फ सबका एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्र कराना। ठीक है, उनका उद्देश्य सामाजिक बदलाव लाना होता था। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन समान नहीं है। आज़ादी से पूर्व उनको समान माना गया था, क्या चाहे पॉलिटिकल पार्टी भी थी तो वो भी क्या थी, भारत की आज़ादी चाहती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एट प्रेजेंट में जो सामाजिक है और राजनीतिक जो आंदोलन है वो एक समान नहीं है, उनके बीच में अंतर है। अगर आप विश्व लेवल पर देखते हो या एक स्टेट के लेवल पर देखते हो या एक देश के लेवल पर देखते हो तो दोनों में क्या है, असमानता है, दोनों में अंतर है, और दोनों की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी बहुत जटिल है। राजनीति सिर्फ राजनीतिक दलों में ही अवशित नहीं होती, ये क्या है, जो राजनीति है केवल राजनीतिक दलों तक नहीं रहती, बल्कि न्याय और अन्याय के भाव और मुद्दों को लेकर चलने वाले आंदोलन के राजनीतिक परिणाम होते हैं। यानी कि जो राजनीति से जो आंदोलन हुआ है उससे न्याय और अन्याय दो जो चीजें निकल कर आई हैं, उन मुद्दों पर लेकर चलने वाले आंदोलनों के राजनीतिक परिणाम है। यानी कि राजनीतिक लेवल पर जो आंदोलन हो रहे हैं वहां पर कुछ लोगों के साथ तो न्याय हो रहा है, कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिर्फ अपना क्या देख रही है, अपना फायदा देख रही है। ठीक है, तो राजनीतिक परिणाम होते हैं मुद्दों को लेकर चलने से, उसके कुछ ना कुछ राजनीतिक परिणाम, यानी कि जो भी आंदोलन करवाया है उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल रीजन तो अवश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने बताया है राजनीतिक सत्ता हथियार लेना, उस पर प्रभाव डालना शामिल होता है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना एक्टिविटी की तत्कालीन कार्यसूची में नहीं भी हो सकती, इसी कारण वर्तमान प्रसंग में सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन के बीच अंतर नाम मात्र कानूनी और गैर कानूनी, संवैधानिक और असंवैधानिक के बीच लकीर बहुत पतली और नाजुक है। ठीक है, यानी कि मेन आपको क्या करना है, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के बीच में अंतर करना है। लेकिन इन्होंने बताया है चाहे आप कानून की तरफ से देखो, चाहे आप संवैधानिक या असंवैधानिक तरीके से देखो, तो इनके बीच की जो लकीर है बहुत ही पतली है। जो हमारा कानून है, जो संविधान है, उसकी व्याख्या का विषय है वे लोग जो सत्ता में हैं और किसी कार्यवाही विशेष की अवैध रूप से व्याख्या कर रहे हैं,
परंतु वे सामाजिक परिवर्तन हेतु संघर्षरत है, उसी कार्यवाही की व्याख्या वैध रूप में कर सकते हैं। इन लोगों के अनुसार हिंसक साधना अवैध है। इसने ये बोला है कि मान लो कोई साधारण व्यक्ति भी है, वो संघर्ष कर रहा है कुछ बदलाव लाने के लिए, चाहे वो गलत तरीका अपना रहा है लेकिन चाहता है समाज के अंदर बदलाव लेके आना, लेकिन हिंसा नहीं कर रहा, तो वो आंदोलन वैध माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई हिंसात्मक करता है तो उसको वैध आंदोलन नहीं बोला जाता है। गैर संस्था में सामाजिक कार्रवाई अनेक रूप से, जैसे विरोध प्रदर्शन करना, उत्पाद, हड़ताल, सत्याग्रह, घेराव, उपद्रव आदि। तो भारत में सबसे पहले सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ सर्वोदय के रूप में गांधी जी के प्रयासों से देखा जाता है। यानी कि सबसे पहले जो सामाजिक आंदोलन है गांधी जी लेकर आए। वे सामाजिक परिवर्तन को चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अहिंसापूर्ण, हिंसा नहीं करनी हमें, अहिंसापूर्ण, सफल और स्थायी हमें सामाजिक आंदोलन चलाना है। फिर राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग सर्वोदय के सैद्धांतिक उदाहरण के रूप में ग्राम स्वराज्य के राज्य तथा श्रेणी रहित समाज की स्थापना करना, भूदान एवं ग्राम दान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से संसाधनों के बंटवारे के सिद्धांत को अपनाना है। महात्मा गांधी ने तो क्या है भाई, बहुत सारे सामाजिक आंदोलनों को प्रारंभ किया। वो समाज में चेंज चाहते थे। और जो राधा कृष्णन थे उन्होंने ये बोला कि हमें यहाँ पर आंदोलन करने के बजाय जितने भी संसाधन हैं, आंदोलन नहीं कर रहे, आंदोलन करने की बजाय जितने भी संसाधन हैं, वो जितने भी जमीन वगैरह जो भी कार्यक्रम, वो लोगों के बीच में उनको बांट दिया जाए। ग्रामीण उद्योगों, कृषि उद्योगों, समुदाय विकसित करना। ठीक है, हमें ग्रामीण उद्योगों को और जितने भी कृषि उद्योग हैं उनको विकसित करना है। औद्योगिक कार्यकलापों में ट्रस्टें बनाने की गांधीवादी परिकल्पना को लागू करना होगा, परंतु इस प्रकार नैतिक दबाव और दृष्टिकोण की सीमाओं में इतिहास साक्षी है कि कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। विफलता ने भी आशाओं पे पानी फेर दिया। ठीक है, स्वैच्छिक तरीकों से हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। 1970 के दशक के बाद से आधारभूत मुद्दों पर बल देने वाले कई सामाजिक आंदोलनों ने नागरिक समाज के क्षेत्र में जीवंत बना दिया। ये पुरानी ट्रेड यूनियन तथा श्रमिक वर्ग आंदोलन की अपेक्षा नए हैं, जो क्रांतिकारी, सिद्धांत युक्त और राज्य का वैकल्पिक राजनीतिक रूप होने के कारण राजनीतिक हैं। परंतु जैसा कि इन्हें जन आंदोलनों का नाम दिया गया है, ये परिस्थितियां अथवा लैंगिक अथवा जातीय विवादों के प्रति व्यापक स्तर पर लोगों की प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। इन आंदोलनों की विशेषता यह है कि ये समवर्गीय नहीं है और धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, लघु सुंदर हैं, अच्छे कार्य करने की शिक्षा दी और गांव में सामंजस्यपूर्ण इकाई और समुदाय समझा द्वारा अपने नए रोमांचकारी और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का परिणाम है। कई मामलों में संचार माध्यम के योगदान और बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप के कारण स्थानीय स्तर पर की गई पहल एक दूसरे में विलय हुई और जिन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन का रूप धारण कर लिया। अब इसने बताया कि जो 1917 में कुछ सामाजिक मुद्दे उठे, जिसमें क्या है, कुछ क्रांतिकारी और कुछ सिद्धांत युक्त और राज्य के वैकल्पिक राजनीतिक तौर के रूप में वो लोग निकल के आए, जिन्होंने क्या माना कि ये जो आंदोलन हुए ये किसी धर्मार्थ संस्था या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं थे। ये थे कि लोगों के लिए तो अच्छे शिक्षा के प्रबंध किए जाएं, गांव में क्या है एक सामंजस्यपूर्ण समुदाय का विकास किया जाए, रोमांचकारी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवियों ने और कुछ जो भी हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम में थे, इन जितने भी छोटे छोटे जो थे, जो एक काम के लिए एक उद्देश्य के लिए जिन्होंने आंदोलन कर रखा था, वो सब मिक्स हो गए और एक बड़े आंदोलन का रूप उन्होंने धारण कर लिया। भाई थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जनसाधारण से जुड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को यहाँ पर बताना है। तो जनसाधारण से जुड़े जितने भी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हैं, अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जाए तो वो सारे के सारे आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए किए गए थे। ठीक है, तो उस समय पे भी अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए। ठीक है, और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या था, धीरे धीरे करके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का जो उद्देश्य था वो अलग होता जाने लगा। ठीक है, विश्व स्तर पर भी सामाजिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आने लगा। अब यहाँ पर मुद्दे एक साथ न होकर अलग अलग हो गए। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सामाजिक आंदोलनों में अपने स्वार्थ के लिए जुड़ने लगी।
ठीक है, और उनमें नाम मात्र का गैर कानूनी और कानूनी संवैधानिक के बीच लकीर बहुत पतली और नाजुक थी। अब इसी में क्या है, समाज से रिलेटेड कुछ लोगों के अनुसार क्या है, कुछ लोग क्या है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं लेकिन बिना हिंसा किए, तो वो उनको वैध आंदोलन माना जाता है। जहां पर हिंसा होती है या कुछ तोड़फोड़ होती है तो उसको हम वैध आंदोलन नहीं मानते। ठीक है, कि यानी कि अगर हमें सामाजिक आंदोलन करना भी है तो बिल्कुल शांत और वैसे ढंग से करना है। विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, सत्याग्रह, घेराव और उपद्रव। ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक आंदोलन गांधी जी ने भी शुरू किए। वो देश के अंदर कुछ सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे और इसी को ध्यान में रखते हुए जो राधा कृष्णन है उन्होंने भी क्या है ये बोला कि हम ऐसे राजनीतिक आंदोलन ना करके बल्कि जितने भी हमारे पास संसाधन है, भूमि है या जो भी चीज हमारे पास है उनका हम बंटवारा कर लेते हैं ताकि जो डेवलपमेंट है वो सबके हिस्से आ जाए। ठीक है, 1970 के दशक में आधारभूत जितने मुद्दे हैं उन पर बल देने वाले सामाजिक आंदोलन भी शामिल हो गई। अब आगे बात 1970 के दशक की, तो उसके बाद के जितने मुद्दे हैं वो भी सामाजिक आंदोलन से जुड़े जाने लगे। कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आ गए जो क्या थे, कुछ अच्छे काम करना चाहते थे और कुछ मामले क्या है वो कुछ सुधार करना चाहते थे। तो जितने छोटे छोटे मूवमेंट थे वो आपस में जुड़ के एक बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेते थे। भाई कुछ पल्ले पड़ा है, कुछ समझ आया है? यस थोड़ा मैम। बहुत समझ में आया मैम। बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको आप अपने वर्ड में करके करना। ठीक है, मैम जन साधारण का मतलब क्या होता है? अरे बेटा जब सारे हम जनसाधारण ही तो हैं, जनसाधारण का मतलब जब लोकल जनता कोई वो करती है आंदोलन। तो मैम इसी के ऊपर हम नहीं इतना लिख देंगे, क्या? जरूरी है ये? इसी लैंग्वेज में नहीं लिख देंगे, जनसाधारण का मतलब ये होता है, इसके ऊपर एक कोई टॉपिक बना के लिख दो। हाँ लिख दो, मतलब कोई भी मूवमेंट के नाम लिखने हैं यहाँ पर, आंदोलनों के नाम लिखने हैं। कुछ आप स्वतंत्रता से पूर्व के बता देना, कुछ आप बाद के बता देना। इसमें स्पेसिफिक नहीं बोला कि आपको यही लिखना है, स्पेसिफिक तो आप अगले में बोला चिपको आंदोलन का परिचय दीजिए। इसमें तो आप कोई भी आंदोलन डाल सकते हो। आप आगे पढ़ोगे जो आंदोलन, अब आगे जो पढ़ोगे ना इनमें से भी कुछ बना के लिख सकते हो। यहाँ पे आगे बहुत सारे आंदोलन पढ़ोगे अभी आप। ठीक है, तो उनको जोड़ के भी आप यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। कुछ आया नहीं यहाँ समझ में? यस मैम। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख देना कि इतने इतने आंदोलन हुए, फिर राजनीतिक। ठीक है, अब अगला देखो चिपको आंदोलन। ये तो आपने फिर पहले भी पढ़ा हुआ, चिपको आंदोलन एसएसटी में 10th तक तो आया ही था। यस मैम, ये पढ़े। जो यस मैम। पेड़ों से, हाँ पेड़ों से रिलेटेड था। पर्यावरण संरक्षण सभी आंदोलनों का सर्वप्रथम चिपको आंदोलन का नाम आता है। अगर हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी आंदोलन दें तो उसमें चिपको आंदोलन का नाम आता है। यह आंदोलन 1970 के दशक के आरंभिक वर्षों में शुरू हुआ। श्री सुंदरलाल बहुगुणा के योग्य नेतृत्व में इसे संगठित किया गया। यानी कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसका आरंभ टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के लोगों द्वारा बाहर के ठेकेदारों द्वारा पेड़ काटे जाने के विरोध में ये आंदोलन हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये इलाका था पहले से ही आप ये लगा लो तो वहां पर क्या था, पेड़ों को काटे जाने के विरोध में हुआ। जो ठेकेदार थे वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे थे और इनको लग रहा था कि ऐसे तो इन्वायरमेंट ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जंगल के वहां के अधिकांश जनजाति जिनकी आजीविका का स्रोत ये थे पेड़, तो चिपको आंदोलन का अर्थ था चिपकना। चिपको का अर्थ होता है चिपकना। तो लोग सारे के सारे पेड़ों से जाकर चिपक के खड़े हो गए। ठीक है, उन पेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी। इस आंदोलन के अंतर्गत जंगल में आधारित समुदाय की समस्याएं जैसे जंगलों की समाप्ति हो रही थी, मृदा अपरदन हो रहा था, भूस्खलन, स्थानीय जल धाराओं तथा अन्य जल संसाधनों का सूखना, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन और चारे की कमी की आवाज दी गई। इस आंदोलन में टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध जंग छेड़ी गई, जिसके कारण लगभग 25,000 पर्वतीय निवासी बेघर हो गए।
यद्यपि यह आंदोलन अपने सभी मुद्दों पर सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां रही। 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगा और कुछ जंगली क्षेत्रों को संरक्षित करने की घोषणा इस आंदोलन के बाद की गई। अहिंसावादी तरीके से विरोध व्यक्त करने के आंदोलन के रूप से चिपको गांधीवादी संघर्ष का प्रतिरूप है। चिपको आंदोलन ने देश के अन्य स्थानों पर हरियाली बचाओ आंदोलन को प्रेरित किया। इसमें सबसे प्रमुख आंदोलन पश्चिमी घाटों पर पेड़ों की कटाई और जंगल की भूमि पर प्राकृतिक वृक्षों को काटकर व्यावसायिक पेड़ उगाने के विरोध में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ। चिपको आंदोलन का नारा था इकोलॉजी इज इकोनॉमी, परिस्थिति विज्ञान ही अर्थव्यवस्था है। अब देखो भाई, चिपको आंदोलन था 1970 के दशक में ये हुआ और ये क्या था, हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक आंदोलन था जिसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे थे ठेकेदारों के द्वारा, तो यहाँ की जो जनसंख्या थी, इस गांव की जो जनसंख्या थी, वो सभी के सभी पेड़ों के साथ चिपक के खड़े हो गए कि भाई हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। उन्होंने इसके बताया कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनको चारे की भी कमी हो रही है, लकड़ियों की भी कमी हो रही है, ठीक है। इसके कारण मृदा ज्यादा होएगा और वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस आंदोलन के कारण बहुत सारे घरों को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके कुछ ये पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हुआ। कुछ असफलताएं भी हुई और कुछ सफलताएं भी मिले, लेकिन इस आंदोलन के बाद ये जरूर हो गया कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। और इन्होंने हर जगह हरियाली बचाओ आंदोलन को प्रेरित किया और इन्होंने नारा दिया कि हमारी इकोलॉजी इज इकोनॉमी, हमारी इकोसिस्टम ही हमारी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। क्योंकि जो ठेकेदार थे यहाँ पर क्या था, जो नेचुरली जो पेड़ थे उनको काट कर यहाँ पर बिजनेस के तौर पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनको लगाना चाहते थे। समझ में आ गया चिपको आंदोलन? यस मैम। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, पढ़ रखा ना चिपको आंदोलन, नाम तो सुना ही होगा। यस मैम, 10th तक पूरे सिलेबस में था। हाँ, अब देखो भाई, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न किसान आंदोलनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब देखो भाई, तिभागा आंदोलन 1946 से 39 में हुआ, तेलंगाना में विरोध हुआ 46 से 48 तक रहा, नक्सलवाड़ी विरोध रहा 1969 में हुआ, आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ, किसान सम्मेलन 1978 में हुआ, 1980 के बाद ये किसान आंदोलन, ठीक है। 1980 के बाद भी कुछ किसान आंदोलन हुए और 2023 में हुआ था, पता नहीं 24 में हरियाणा में भी तो हुआ था किसान आंदोलन, कितना लंबा चला था। देखो भाई, अब कौन कौन से आंदोलन हुए। तिभागा आंदोलन, इसमें क्या हुआ भाई, स्वतंत्र भारत में सबसे पहला आंदोलन बंगाल में तिभागा आंदोलन हुआ। यह आंदोलन मंझोले किसान और बटाईदारों द्वारा जोतोदारों के विरुद्ध चलाया गया, परंतु यह आंदोलन कुछ ही समय के पश्चात ढीला पड़ गया। औद्योगिक मजदूरों को इससे अलग रखा गया और मंझोले किसान भी इससे अलग हो गए, अतः इस आंदोलन का क्षेत्र बहुत सीमित था और ये शीघ्र ही समाप्त हो गया। तिभागा आंदोलन किसके बीच था भाई, जो खेती में मजदूर काम करते थे और जो बटाई पर जो खेत लेते थे उनके बीच में ये आंदोलन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और समाप्त हो गया। उसके बाद आया तेलंगाना का विद्रोह। आंध्र प्रदेश के किसानों ने 1946 में साम्यवादी और माओ समर्थकों के नेतृत्व में सशस्त्र विरोध किया। उनकी मांग थी कि नवाब और जमींदार उनसे अनुचित कर वसूल न करें, ठीक है, कि नवाब और जमींदार उनसे कर वसूल न करे। बाद में उन्होंने यह मांग भी रखी कि उनके जितने भी लोन हैं उनको रद्द कर दिया जाए। साम्यवादियों की सलाह पर उन्होंने स्थान स्थान पर जन समितियों का गठन किया। जमींदारों को उनके घरों से जबरदस्ती भगा दिया गया और भूमि पर किसानों ने कब्जा कर लिया। जन समितियों ने लगभग 10 लाख एकड़ भूमि किसानों में वितरित की। यह विद्रोह लगभग 2.5 वर्ष तक चला। तेलंगाना में विरोध चला भाई 1946 से 1948 तक, ठीक है। ये विरोध किस लिए किया गया कि जो नवाब होते थे और जो जमींदार होते थे वे किसानों से ज्यादा कर वसूल करते थे, तो इन लोगों ने एकजुट होकर आंदोलन किया और आंदोलन में क्या है, जितने भी जमींदार थे उनको भगा दिया और 10 लाख एकड़ भूमि किसानों में बांट दी गई।
उसके बाद था नक्सलवादी विरोध, ये 1969 में हुआ कि पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी इलाके में किसानों का सशस्त्र तथा आतंकवादी आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व कानून न्यायालय द्वारा स्थापित साम्यवादी मार्क्सवादी लेनिनवादी दल ने किया था। वहाँ बड़े बड़े जमींदार और भूमिहीन किसानों की दशा शोचनीय थी। किसानों ने किसानों को सशस्त्र आंदोलन के लिए प्रेरित किया। दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जमींदारों का वध किया गया और उनकी भूमि और संपत्ति छीन ली गई और सारे देश में आतंक का वातावरण पैदा हो गया। सरकार के परिवर्तनों से इन नक्सलवादी विद्रोह को दबा दिया गया और कई नक्सलवादी नेता बंदी बनाए गए और बहुत से बेघर हो गए। देखो भी नक्सलवादी विरोध भी क्या था? ये नक्सलवादी इलाके में किसानों तथा आतंकवादी आंदोलन हुआ, ठीक है, जिसका नेतृत्व कानूनी न्यायालय द्वारा स्थापित जो ये एक इन्होंने ग्रुप बनाया था उसके द्वारा किया गया, जिसमें बड़े बड़े जमींदारों और भूमिहीन किसानों की दयनीय दशा को देखकर यह आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने क्या किया? जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे उनका वध कर दिया और उनकी जमीनें छीन ली और सारे देश में आतंक का वातावरण पैदा हो गया। फिर सरकार ने इन नक्सलवादियों के विद्रोह को दबा दिया और नक्सलवादी कुछ नेता तो पकड़े गए और कुछ छिप गए। उसके बाद हुआ भाई आंध्र प्रदेश में आंदोलन। आंध्र प्रदेश में भी वारंगल और करीमनगर जिलों में साम्यवादी आंदोलन, किसानों ने विद्रोह किया और जमींदारों ने उनकी भूमि छीन ली और किसानों में बांट दी गई, परंतु सरकार द्वारा इस आंदोलन को भी दबा दिया गया। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही आंदोलन चला जो जमींदारों के खिलाफ था। जमींदारों को उनकी भूमि छीन ली गई और किसानों में उसको वापस बांट दिया गया। किसान सम्मेलन 1978। 23 दिसंबर 1978 तक को प्रसिद्ध किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म दिन मनाने के लिए नई दिल्ली के वोट क्लब में विशाल मैदान में किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कई किसान शामिल हुए। सम्मेलन में किसानों की मांगों से संबंधित एक मांग पत्र पेश किया गया, जिसमें खेती में होने वाले खर्च और उससे होने वाली आय के असंतुलन को समाप्त करने, कृषि उपज के निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने, खेती में प्रयोग होने वाले पानी, बिजली, खाद, कीटनाशक दवाइयों और बीजों के मूल्यों में कमी करने और किसान की भलाई के लिए बैंक आदि की स्थापना पर बल दिया। किसान सम्मेलन हुआ 1978 में। इन्होंने क्या था कि किसानों को क्या है, पानी की भी सुविधा दी जाए और जो खेती में होने वाला पानी, बिजली, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि कम प्राइस पर उन्हें मिल सके और किसान भाइयों का भला हो सके। उसके बाद आए 1980 के बाद के किसान आंदोलन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसान आंदोलन के अतिरिक्त और भी कई आंदोलन हुए, जिनके द्वारा किसानों ने पानी और बिजली की सुविधाओं पर अपनी उपज की उचित कीमत की मांगे मुख्य रूप से रखी। 1987 में गुजरात के किसानों ने कपास के उचित दामों की मांग रखते हुए आंदोलन किया। महाराष्ट्र में भी किसानों ने इसी मांग के लिए आंदोलन किया। एक बार तो किसानों ने शहर की सब्जी, दूध और अन्य वस्तुएं भेजनी बंद करने की योजना बनाई। 1987 में उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टकैत के नेतृत्व में शामली में जबरदस्त रैली और 2 अक्टूबर 1989 में दिल्ली में वोट क्लब पर किसानों की विशाल रैली आयोजित की गई। 1987 में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गेहूं के मूल्य बढ़वाने के लिए और बिजली की दरों में कमी और पूरी बिजली की सप्लाई, उपज के उचित दामों और किसानों से ऋण माफी के आधारों पर किसान आंदोलन होते रहे। और उसके बाद आपका जो करंट का किसान आंदोलन था, जिसने 3 बिलों को माफ करने के 3 जो बिल थे, काले कानून जो बनाए गए थे, उनके विरुद्ध ये किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो आप क्या था, एक तो तीबाग आंदोलन था जो कहाँ पर हुआ, स्वतंत्र भारत सबसे पहले तीबाग आंदोलन हुआ। उसके बाद तेलंगाना का विद्रोह, फिर नक्सलवादी, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर किसान और फिर 1980 के बाद। समझ में आया बेटा कुछ? यस मैम। थोड़ा थोड़ा पढ़ के इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना। बाकी मुझे लग नहीं रहा ये, एक तो ये जन साधारण वाला भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा आ पाएगा, स्वतंत्रता के पश्चात वाला भी नहीं। मेन जो है करंट के जो टॉपिक होते हैं ना, वो आते हैं पेपर में।
जैसे अगला क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए या किसी ऐसे जन आंदोलन का वर्णन कीजिए जो पर्यावरण मुद्दे से संबंधित था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पानी पियो बेटा, फिर बताते हैं। नर्मदा आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का आरंभ 1970 ईस्वी में हुआ और 1970 में ही चिपको आंदोलन हुआ था, और वो भी क्या था आपका, पर्यावरण से ही संबंधित था। अगर मान लो तो पेपर में आ जाए नर्मदा बचाओ की बजाय अगर ये आ जाए किसी ऐसे जन आंदोलन का वर्णन कीजिए जो पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित था, ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप नर्मदा वाला भी लिख सकते हो और चिपको आंदोलन भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों के दोनों पर्यावरण से रिलेटेड है। नर्मदा आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन का आरंभ 1970 के दशक में हुआ, लेकिन इस आंदोलन में 1980 के दशक में तेजी आई। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो आरंभ था 1970 के दशक में हुआ, जो नर्मदा आंदोलन है हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 1970 के दशक में हुआ, लेकिन 1980 में इस आंदोलन में तेजी आई। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मेधा पाठक, बाबा आमटे और सुंदर लाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन किया था, इन्हीं तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनकी मांग थी कि बांध परियोजना के पूर्ण होने तक सरकार कई लाख लोगों के पुनर्वास को पूर्ण व्यवस्थित करे और इस परियोजना में बेघर जो पूर्ण रूप से बेघर हो गए हैं उनसे संबंधित, यानी कि इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो नर्मदा के ऊपर आप जो डैम बना रहे हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो जितने भी लोग बेघर हुए हैं उनको जैसे ये काम पूरा हो तो उनको रहने की सुविधा दी जाए। वो लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, नर्मदा आंदोलन में नर्मदा नदी पर बने वाले दो बड़े बांधों, गुजरात में सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध प्रोजेक्ट का विरोध किया गया। यानी कि गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध और एमपी में जो नर्मदा सागर बांध है उनका विरोध किया गया। इन बांध परियोजनाओं के साथ साथ आंदोलनकर्ताओं ने देश में चल रही अन्य विकास परियोजनाओं पर भी सवाल उठाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित थे। नंबर 1, इस आंदोलन में समर्थकों को यह तर्क था कि सरदार सरोवर बांध प्रोजेक्ट से राज्य में 245 गांव जलमग्न हो जाएंगे और इन गांवों में लगभग 2.5 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, बेघर हो जाएंगे। यानी कि वो क्यों उठा रहे थे भाई इसके विरुद्ध आवाज कि जो मान लो ये बन रहा है सरदार सरोवर बांध, इससे राज्य के 245 गांव अफेक्टेड होंगे। ठीक है, और 2.5 लाख लोग क्या हो जाएंगे? घर से बेघर हो जाएंगे। इस परियोजना से लोगों के जो भी पुनर्वास है, आजीविका है, संस्कृति है तथा पर्यावरण आदि पर बुरा असर पड़ेगा। इससे जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद इस आंदोलनों के समर्थकों का तर्क था कि प्रोजेक्ट बड़े नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, कुछ समझ में आया है नर्मदा बचाओ आंदोलन का? यस मैम। ठीक है, तो इसका जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, जाति, लिंग, वर्ग, धार्मिक, और ये कल करेंगे। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ। देखो भाई, कौन से क्वेश्चन पे आए थे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में? मैम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे आज। 19, ठीक है। देखिए, योजना आयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, ये अगर किसी ने ये मेरे ख्याल में ज्योग्राफी में भी था, पता नहीं पॉलिटिकल साइंस में भी था योजना आयोग, और आपका इकोनॉमिक्स में भी था प्लानिंग कमीशन।
योजना आयोग की स्थापना देश की संस्थाओं में प्रभावी दोहन करके उत्पादन बढ़ा रहे समुदाय की सेवा में सभी को रोजगार के अवसर देकर लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने के लिए सरकार के घोषित उद्देश्यों के अनुकरण में भारत सरकार द्वारा 1950 में एक संकल्प द्वारा की गई थी। योजना आयोग का देश के सभी संसाधनों का इवैल्यूएशन करके कमी वाले संसाधनों को बढ़ाकर संसाधनों के सबसे अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाने और प्राथमिकता निर्धारित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री ही आज भी योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, देखो भाई, प्लानिंग कमीशन का मेन उद्देश्य होता है कि किसी भी उद्देश्य को लेकर प्लानिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लानिंग आयोग था, योजना आयोग था, उसकी स्थापना अपने देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रभावी तरीके से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसमें सभी लोगों को रोजगार के अवसर देकर लोगों की जो लाइफस्टाइल था उसमें सुधार करना था। एक तो क्या था भाई, जो इतना तेजी से जो हम अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उसको कम करना, जो प्रोडक्शन बढ़ा रखा है, अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों को रोजगार के भी अवसर देना जिससे तेजी से उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। और भारत सरकार ने मार्च 1950 में ये संकल्प लिया कि हम एक योजना आयोग बनाएंगे जो हमारे संसाधनों का इवैल्यूएशन करेगा और जहां पर कमी वाले संसाधन हैं उनको बढ़ाकर और अधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और आज भी प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ की गई थी और 1965 तक 2 और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण बीच में इसको रोक दिया गया और लगातार 2 वर्ष सूखा रहने और जो हमारी मुद्रा थी उसकी वैल्यू घटने से, संसाधनों के क्षय होने से योजना बनाने की प्रक्रिया में बाधा आई और 1966 से 1969 के बीच 3 वार्षिक योजनाओं के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में आरंभ हुई। केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना आरंभ नहीं हो सकी और 1990, 91 और 91-92 को वार्षिक योजनाएं माना गया। 8वीं योजना ढांचागत समायोजन नीतियां आरंभ करने के बाद अंततः 1992 में शुरू की गई और पहली 8 योजनाओं में जोर आधारभूत और भारी उद्योगों में वृहद पूंजी निवेश वाले बढ़ते सरकारी क्षेत्रों को दिया गया, परंतु 1997 में 9वीं योजना के आरंभ होने के बाद ये जोर कम हो गया। देश में योजना का वर्तमान विचार यह है कि इसे समानता से बढ़ते हुए सूचक स्वरूप का होना चाहिए। अगर देखो भाई, आजकल क्या है, नीति आयोग, अब जो ये योजना आयोग था ना, प्लानिंग कमीशन, इसका नाम भी चेंज कर दिया है, नीति आयोग कर दिया है इसका नाम, और 2015 में इसका नाम चेंज किया है। उस टाइम पे तो क्या था, ये हमारे जितने भी संसाधन हैं उनसे रिलेटेड ये बनाया गया था कि किस प्रकार से हमें उन संसाधनों का उपयोग करना है, और इसके लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई कि इन 5 सालों में इतना काम करना, हमें इन 5 सालों में हमें इतना काम करना है। तो समय समय पर क्या है, सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। फर्स्ट जो 8 हमारी योजनाएं थी उन्हें तो हमें क्या है, बड़े पूंजी निवेश वाले सरकारी क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया, और जो 9वीं योजना थी, योजना के आरंभ होने के बाद ये जोर कम हो गया और देश में योजना का वर्तमान विचार यह था कि समानता से बढ़ते हुए सूचक स्वरूप का, कि सबको समानता से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये योजना आयोग का दिया दे रखा है इसके अंदर। कुछ क्लियर हुआ है भाई? आज के तो बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग रहे हैं। हैं बेटे, आया हुआ और ये क्वेश्चन, योजना आयोग का संक्षिप्त विवरण दीजिए। योजना आयोग, ये इस पे गूगल पे जो दे रखा है इसमें से बता रही हूँ। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और ये भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है, और इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य भारत की
पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और उन पर निगरानी रखना था। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ से करने की बजाय आप जो नेट पे दे रखा गूगल पे वहां से कर लेना, वहां पे इजी है। ठीक है। कब स्थापना हुई? 15 मार्च 1950 को। ये अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और उन पर निगरानी रखना था। क्या क्या काम है इसके? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, संसाधनों का बंटवारा करना, क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना, कार्यक्रम तैयार करना, उन कार्यक्रमों को लागू करना और संसाधन की जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको पहचानना और मूल्यांकन करना और एडजस्टमेंट करना। ये इसके मेन काम थे योजना आयोग के। क्या काम थे भाई? योजना आयोग का मेन काम पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, जितने भी संसाधन हैं उनको बांटना, अलग अलग क्षेत्र के लिए यानी कि क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना, कार्यक्रम तैयार करना, उन योजनाओं को लागू करना, फिर उनका कोई बाधा आती है उन योजनाओं को लागू करने में उनकी पहचान करना, मूल्यांकन करना और एडजस्टमेंट करना। और फिर योजना आयोग को ये योजना आयोग भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है और 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग में बदल दिया गया। जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इतना काफी आपका 2 नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना है। कहाँ पे इजी था? गूगल पे ठीक था मैम। हाँ, तो जो चीज तुम्हें यहाँ पे दिक्कत देना उसको गूगल पे सर्च करके कर लो, क्योंकि उस पे मुझे लैंग्वेज भी इजी लगी इससे। तो अब देखो, महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है भाई? इसका मुख्य कार्य बताना है हमें, क्या काम करता है ये। एक तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त कर देते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उसको राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। इसका मेन काम क्या है? कानूनी मामलों को केंद्र सरकार को सलाह देना, यानी कि जितने भी कानून से रिलेटेड मामले आएंगे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देना और कानूनी प्रकृति की उन जिम्मेदारियों को निभाना जो राष्ट्रपति की ओर से उनके पास भेजी जाती है। यानी कि मेन काम तो यही है कि सेंट्रल में जितने भी केंद्र से रिलेटेड जितने भी कानूनन मुद्दे आते हैं उनमें अपनी सलाह देना। ठीक है। आगे है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब देखो भाई, भारत में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है तथा इसे हटाने के लिए संसद में वही कदम उठाती है जो मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उठाए जाते हैं। यह अधिकारी स्टेट और सेंटर के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए आवश्यक कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। यानी कि ये सेंटर के लिए भी काम कर रहा है और स्टेट के लिए भी, यानी कि उनके बीच में कड़ी का काम कर रहा है। ये स्टेट और सेंटर का हिसाब रखने की व्यवस्था करता है। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करता है भाई? ये काम स्टेट और जितने भी हमारा सेंटर है या यूनियन टेरिटरी है उनमें हिसाब किताब की व्यवस्था करता है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से दोनों सदनों में और राज्यपाल के माध्यम से राज्य विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ये किस प्रकार से स्टेट और सेंटर में फाइनेंशियल हेल्प के सूत्र में बांधने वाली कड़ी है और अपने पद परिस्थिति के कारण वह बिना भय और पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। यानी कि तो बीच में कड़ी का काम कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प में मदद करता है सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है। आगे है आपका कार्यपालिका का अर्थ बताइए। कार्यपालिका आपकी कल आई थी। कार्यपालिका जो शब्द है उसका प्रयोग सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए किया जाता है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। ये होती है आपकी कार्यपालिका। और भारत में स्थानीय सरकार की संरचना बताइए। स्थानीय सरकार में आपको बताया था कि सबसे पहले सबसे ऊपरली लेवल पर होती है हमारी जिला परिषद, उसके नीचे ब्लॉक समिति और ब्लॉक समिति के बाद क्या आती है हमारी ग्राम पंचायत।
ठीक है, ये 3 स्तर इसमें बताए गए हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है? भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत देश के अंदर अनेक ग्रुप हैं। कुछ दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुछ बीजेपी के, कुछ इंडियन नेशनल लोक दल, पंजाब में अकाली दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। ठीक है, आ गया समझ में? उसके बाद है आपका राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र से अभिप्राय पार्टी संरचना के भीतर निर्णय लेने और विचार विमर्श में पार्टी के सदस्यों को शामिल करने के स्तर और तरीकों से है। ये सदस्यों को दक्षता तथा प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। यानी कि राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र से तात्पर्य पार्टी के अंदर निर्णय लेने और पार्टी के सदस्यों को उसमें विचार विमर्श के लिए शामिल करने के तरीकों से है। ये सदस्यत्व में रिप्रेजेंटेटिव को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद देखो 25 तक करने के बाद और जो करना है, एक तो तेलंगाना का विरोध आपने पढ़ा है आज, सेम लिख देना। नक्सलवादी विरोध, ये भी दोबारा नहीं करवाऊंगी, आज जो करवाया था इसको पढ़ लेना। चिपको आंदोलन के बारे में आप क्या समझते हो? ठीक है, ये वाला खुद करना है। टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलाए जाने वाले आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। ये वही था नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो टिहरी बांध परियोजना है ना, तो ये था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन का परिचय दीजिए, इसको तो छोड़ देना, आप करके लाना। एक तो 37 वाला, 25 के बाद 25 के बाद 37 वाला तेलंगाना का संस्कृत नोट खुद करना है। 38 वाला नक्सलवादी विद्रोह के बारे में, 39 वाला चिपको आंदोलन, 40 वाला टिहरी बांध परियोजना, और एक है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन 45 वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं। एक बार टिहरी बांध परियोजना देख लो। टिहरी बांध परियोजना के विरोध में चलाए जाने वाले आंदोलन पर संस्कृत टिप्पणी कीजिए। टिहरी बांध प्रोजेक्ट के विरुद्ध चलने वाले आंदोलन भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था। टिहरी शहर के पानी में डूबने का खतरा था और उसी के विरोध में लोगों ने यहाँ पर आंदोलन किया। ठीक है, समाज यहाँ पर समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन में जुट गए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया कि आमरण अनशन किया। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की समीक्षा के आह्वान पर उन्होंने अपना अनशन तोड़ना पड़ा। बस कर लोगे? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? इन पे निशान लगा लेना। फिर 26 से लेकर कल ये आगे करवाऊंगी जितने रहते हैं। मेरे ख्याल में कल पता नहीं कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कल का भी पक्का नहीं पता, कंप्लीट नहीं हुआ तो परसों होगा। चलो मिलते हैं। 10 मिनट का ब्रेक या कम कर दूं आज ब्रेक? बोलो।